अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का अफसाना बाउन्वान कफ़ारा। ये हमारा किताबी छठा सबक है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना कफ़ारा है उसका तारुफ करते हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के अजीम अफसाना निगार हैं। उनका अफसाना कफ़ारा जो 10वीं जमात के निसाब में शामिल एक अहम समाजी और इस्लाही अफसाना है। इस अफसाने में इंसानी हमदर्दी, सच्चाई, इंसाफ, नदामत, एसार और अखलाकी अक़दार को नहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया है। प्रेमचंद ने मुआशरे की बुराइयों और इंसानों के रवैयों को हकीकत निगारी के साथ बयान किया है और ये पैगाम दिया है कि इंसान अगर गलती का एहसास कर ले, उस पर नादिम हो और अपनी इस्लाह कर ले तो यही उसकी असल कामयाबी और उसका हकीकी कफ़ारा है। अफसाने की ज़ुबान सादा, दिलनशी और आम फहम है, जबकि किरदार हकीकी ज़िंदगी से करीब महसूस होते हैं। यही वजह है कि ये अफसाना न सिर्फ दिलचस्पी से पढ़ा जाता है बल्कि कारी की अखलाकी तरबियत भी करता है और उसे नेकी, इंसाफ और इंसान दोस्ती की अहमियत का एहसास दिलाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल को कई बार जिगरदोज सानेहात के सुनने का इत्तिफाक हुआ था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अज़ीज़ तलबा ये ज़िलाई इंतज़ामी इदारा होता है। हेड क्लर्क जो क्लर्कों में बड़ा होता है, एक हेड होता है। और जिगरदोज, दिल चीर देने वाले सानेहात वाक़यात सुनने का इत्तिफाक हुआ था, सुनने का मौका मिला था, लेकिन उनका चेहरा कभी इतना जर्द और दिल कभी इतना पामाल नहीं हुआ था। उन्होंने बड़े बड़े जिगरदोज सानेहात सुने थे और उन्हें सुनने का इत्तिफाक हुआ था बाबू मदारी लाल को, लेकिन वो कभी इतने परेशान नहीं हुए थे। कभी उनका जो रंग है वो कभी पीला नहीं हुआ था और कभी वो इस कदर जो है वो नढाल नहीं हुए थे। लेकिन ये जो सानिया उनके लिए था, ये जिसका आगे जो है वो तज़किरा हो रहा है, ये उनके लिए सब सानेहात से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे साबित हो रहा था। जितना वो सरकारी लिफाफा खोल कर हुआ जो एक दिन 10 बजे दफ्तर आते ही उन्हें मिला। जब वो एक दिन 10 बजे दफ्तर पहुंचे तो उन्हें एक सरकारी कागज़ दिया गया, एक लिफाफा दिया गया, जिसे पढ़कर बाबू मदारी लाल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लिफाफा हाथ में लिए वो कई मिनट तक सकते के आलम में खड़े रहे, गोया सारे हवास मफलूज हो गए हों। जब उन्होंने वो लिफाफा पढ़ा या लिफाफे में मौजूद वो लेटर, वो ख़त पढ़ा तो वो सकते के यानी शदीद हैरत के आलम में खड़े रहे। गोया के मानी अगरचे सारे हवास मफलूज हो गए हों। घबरा जाने के मानी में हवास का काम ना करना, गोया जैसे कि दुनिया उनकी नज़रों में तारीक हो गई हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, या यूँ लगता था कि जैसे उनके लिए सारी दुनिया ही तारीक हो गई है, अंधेरा छा गया है। बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने पेंशन ले ली थी। जो उनके बोर्ड के सेक्रेटरी थे वो मुलाजमत से रिटायर हो गए थे और उस लिफाफा में नए सेक्रेटरी के तकर्रुर का हुक्म था। जो नया सेक्रेटरी वहाँ पर जो है वो तैनात हुआ था, या नए सेक्रेटरी की तैनाती हुई थी, उसका जो है वो हुक्मनामा उस लिफाफे के अंदर था। इसलिए तकर्रुर पर बाबू
साहिब की सूरत इतनी मुतगैर हो गई थी, उनकी शक्ल का रंग जो है वो इस कदर तब्दील हो गया था, सूरत उनकी बदल गई थी कि सरकार ने सबूत चंद्र को उस ओहदा पर मामूर किया था। जो सरकार है उसने सबूत चंद्र को इस ओहदे के लिए जो है, इस ओहदे के ऊपर जो है वो तैनात किया था, इस मनसब पर जो है वो बिठाया था। और सबूत चंद्र वो शख्स था जिसके नाम से ही बाबू मदारी लाल को नफरत थी। अब मामला यहाँ पे ये है कि जो बाबू मदारी लाल है वो सबूत चंद को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, बल्कि डिसलाइक करता है, उससे नफरत करता है। वो सबूत चंद्र जो उसका हम जमात था, ये दोनों दरअसल इकट्ठे जो है वो पढ़े थे। और ये जो बाबू मदारी लाल है जिसको अल्लाह वास्ते का ही जो है सबूत चंद्र से वो कोई बैर था, उनका हम जमात था, जिसे जिक्र देने के लिए उन्होंने बारहा कोशिश की। उन्होंने हर मर्तबा जो है वो सबूत चंद्र को तकलीफ दी, तकलीफ पहुंचाई, बारहा कोशिश की, बार बार कोशिश करते रहे और हमेशा नाकाम रहे, लेकिन उनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। वो आज उनका अफसर होकर आ रहा था। ये दोनों हम जमात थे और बाबू मदारी लाल जो है वो सबूत चंद्र को पसंद नहीं करते थे। लेकिन हुआ ये कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में बाबू मदारी लाल हेड क्लर्क है और वहाँ पर सबूत चंद्र जो है वो अफसर बनकर आ रहा है, इसलिए बाबू मदारी लाल को परेशानी लाहक हो गई है। वो आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सबूत चंद्र की बहुत दिनों से कोई खबर ना मिली थी। बाबू मदारी लाल को सबूत चंद्र की काफ़ी अरसे से कोई खबर ना मिली थी। वो लड़ाई में शरीक होकर बसरा चला गया था। बाबू साहब ने समझा था वहीं मर गया होगा। जो सबूत चंद्र है वो लड़ाई में शरीक होने के लिए बसरा गया था और बाबू मदारी लाल ने ये सोच लिया था कि शायद वो वहीं पे मर गया होगा। मगर आज वो सेक्रेटरी हो गया और मदारी लाल को उसकी मताहती में काम करना पड़ेगा। वो उनका अफसर हो गया है और बाबू मदारी लाल को सबूत चंद्र की ज़ेर निगरानी या उसके ताबे काम करना होगा। इस जिल्लत से तो मौत बदरजा बेहतर थी। बाबू मदारी लाल सोचता है कि ये तो मेरे लिए बड़ी रुसवाई है, मेरी बेइज्जती का मकाम है, इससे बेहतर तो है कि मैं मर जाता, मुझे मौत इससे ज़्यादा अच्छी है, बाबू मदारी लाल कहते हैं, लग रही है। यकीनन सबूत को स्कूल और कॉलेज के वाक़यात याद होंगे। बाबू मदारी लाल सोचता है कि जो सबूत है उसको वो स्कूल के तमाम वाक़यात और कॉलेज के वाक़यात याद होंगे जो मदारी लाल ने जो है वो उसके साथ किए थे या उसके साथ रवैया जो है वो रवा रखा था। मदारी लाल ने उसे स्कूल से निकलवा देने के लिए कई बार साजिशें की। बाबू मदारी लाल चाहते थे कि वो सबूत को स्कूल से निकलवा दें, लेकिन वो ना निकलवा सके। कई बार कोशिश तो उन्होंने की लेकिन हर बार जो है वो नाकाम हुए। कई बार साजिशें की, गलत इत्तिहाम लगाए उन पर, जो है वो कसूरवार भी उनको गलत तौर पर ठहराया, बदनाम किया। क्या सबूत वो सारी बातें भूल गया होगा? बाबू मदारी लाल कहते हैं जो मैंने उनके साथ रवैया रवा रखा, जो तरीक़ाकार रखा, क्या वो अब सबूत सारी बातें भूल गया होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाबू मदारी लाल सोच रहे हैं कि सबूत वो सारी बातें कभी भूल नहीं सकता। वो आते ही इंतकाम लेने की कोशिश करेगा, वो आते ही बदला लेगा। बाबू मदारी लाल का ख्याल है कि जब वो आएगा तो आकर उससे ज़रूर बदला लेगा। और मदारी लाल को जान बरारी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। बाबू मदारी लाल अपनी जान को कैसे बचाए या वहाँ से कैसे नजात हासिल करे, इसकी उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मदारी लाल को सबूत से बुग़्ज़े लिल्लाह ही था, यानी सबूत से जो है उसे खुदा वास्ते का ही बैर था, खुदा वास्ते की दुश्मनी थी। दोनों एक ही दिन एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे और उसी दिन मदारी लाल के दिल में हसद की आग मुश्ताइल हो गई थी। हसद के मानी जलना है और मुश्ताइल होना, तैश में आना। सबूत का कसूर सिर्फ ये था। अब सबूत का यहाँ कसूर बताया जा रहा है जिसकी वजह से बाबू मदारी लाल उनसे नफरत करता था। सबूत का कसूर सिर्फ ये था कि वो मदारी लाल से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा हाजिर जवाब और ज़्यादा खंदा पेशानी था। ये उसका जो है वो कसूर था कि वो बाबू लाल से ज़्यादा ज़हीन था, ज़हानत ज़्यादा थी उसकी, वो हाजिर जवाब भी था और खुश दिल इंसान था, खंदा पेशानी था। और मदारी लाल ने उसका कसूर कभी मुआफ़ नहीं किया
और जो मदारी लाल हैं ये कसूर उनका कभी माफ़ नहीं कर सके, उसे जलन होती थी उसे। जब सबूत डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी लाल फेल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तब उसे कदरे इत्मीनान हुआ। अब देखिए कामयाब भी जो है वो सबूत हुआ है और बाबू मदारी लाल जो है वो फेल हो गया है। तो इसी तलाबा यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ है या समझने वाली चीज़ है वो ये है कि किसी से बुग़्ज़ लिल्लाह नहीं रखना चाहिए, खामखा किसी से हसद नहीं करना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। यहाँ जो दिखाया जा रहा है कि सबूत तो कामयाब हो गया, उससे तो डिग्री मिल गई, लेकिन बाबू मदारी लाल फेल हो गया और बिलाखिर उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकरी तो मिल गई। तब उसे कदरे इत्मीनान हुआ। जब मालूम हुआ कि सबूत बसरा जा रहा है, तब मदारी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नजर आया। तो उसे मालूम हुआ कि जो सबूत है वो बसरा जा रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा खुश हुआ। उसके दिल में से वो देरीना खलिश निकल गई थी, मगर वाए नाकामी पर अफसोस करना। वाए नाकामी का मतलब है नाकामी पर अफसोस करना। जब सबूत बसरे जा रहा था तब मदारी लाल खुश हुआ और उसके दिल से वो जो सबूत के हवाले से कोई खलिश थी या जो जलन थी वो ख़त्म हो गई, मगर जो बाबू मदारी लाल है वो नाकाम ही हुआ। आज वो पुराना नासूर, वो पुराना गहरा जख्म, पुराना नासूर, पुराना गहरा जख्म 100 गुना सोजिश, 100 गुना ज़्यादा तकलीफ और तपश के साथ, जलन के साथ खुल गया, जाहिर हुआ। और आज उनकी किस्मत सबूत के हाथ में थी। बाबू मदारी लाल समझते थे कि आज उनकी किस्मत का फैसला जो है वो फिर सबूत ही करेगा। और मदारी लाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दरिया में बहे जा रहा है, उसे कोई भी जो है वो आसरा या सहारा बाबू मदारी लाल को नहीं मिल रहा था। अजीज तलाबा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किताब का पेज नंबर 36। जब ज़रा आसान बजा हुए, जब मदारी लाल के होशो हवास दुरुस्त हुए, क्योंकि जब उसने अब वो लेटर पढ़ा, ख़त पढ़ा, तो उसके औसान जाते रहे और वो परेशान हो गया कि सबूत चंद्र के आने से उसकी कंडीशन, उसकी हालत वो वाली नहीं रहेगी और आकर वो उससे बदला लेगा। और इसी परेशानी में वो खड़ा था। लेकिन जब वो उसकी परेशानी कुछ कम हुई, औसान जो है उसके बजा हुए, तो मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा। मदारी लाल ने दफ्तर के जो बाकी क्लर्क थे उनको सरकार का हुक्म सुनाया और कहा, अब आप लोग ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सबूत चंद्र वो आदमी नहीं है जो गलतियों को नज़रअंदाज कर जाए। अब यहाँ देखने को जो चीज़ मिल रही है इस तलाबा वो ये है कि मदारी लाल के दिल से अभी तक भी हसद की आग कम नहीं हो रही, जो ज़बाना तालिब इल्मी से उसके दिल में जल रही थी। लेकिन हसद खुद ही इंसान को तबाह कर देता है। हसद करने से इंसान बजाते खुद ही तबाह हो जाता है। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? एक क्लर्क ने उससे सवाल किया कि सबूत चंद्र जो है वो ज़्यादा ही सख्त तबीयत के मालिक है। मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन ही में मालूम हो जाएगा। मैं क्यों अपनी ज़ुबान से किसी की शिकायत करूं? मदारी लाल यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितने सख्त हैं या नहीं है। मुझे अपनी ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आगाह कर दिया कि ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी लायक है मगर इंतहा दर्जा गुस्सावर, नहायत मगरूर और बदमिजाज। लायक के मानी है इस तलाबा काबिल है, और गुस्सावर यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले है, नहायत मगरूर तकब्बुर करने वाला, और बदमिजाज चिड़चिड़ापन होना तबीयत में, खुद हज़ारों हजम कर जाए और डिकार तक न ले, मगर क्या मजाल के कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए। यहाँ पर जो है वो मुसन्निफ कहते हैं कि जो मदारी लाल है वो कहता है खुद तो वो बहुत सारा माल दफ्तर से निकाल कर खा जाएं, दफ्तर के पैसे खा जाएं, तो वो डिकार नहीं लेते, लेकिन मजाल है कि किसी दूसरे को कोई जो है वो एक पैसा भी, एक धेला भी जो है वो खाने को दें, या वो अगर उन्हें पता चल जाए तो उन्हें हजम हो जाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए, ऐसे आदमी से खुदा ही बचाए तो बंदा बच सकता है। ये
मदारी लाल जो है वो सबूत चंद्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि रुखसत लेकर घर चला जाऊं, दोनों वक्त हाजिरी बजा लानी होगी, 2 वक्त में आकर जो है वो उनको सलाम करना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी। आप लोग आज से दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुल्फ लाएगा। सौदा सुल्फ मतलब रोजमर्रा का जो घरेलू सामान है उसको सौदा सुल्फ कहा जा रहा है। कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इसी तरह सारे दफ्तर को सबूत की तरफ से बदजन यानी बदगुमान करके मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। दफ्तर के तमाम अमले को मदारी लाल ने बदजन किया, उनको शक में डाला, शुबे में डाला, और शक व शुबे में डालकर जो है मदारी लाल को जो है वो थोड़ा सा इत्मीनान या सुकून मिला। सबूत चंद्र उसके 1 हफ्ता बाद गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बोर्ड के सारे अमले को हाजिर पाया। जब ये बातें मदारी लाल लोगों से कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, उस खत के आने की इतला दे रहे थे, और सबूत चंद्र के वहाँ पर तैनात होने की जो रिपोर्ट कर रहे थे, उसके 1 हफ्ते के बाद जो है सबूत जो है वो वहाँ स्टेशन पर जो है वो उतरा तो तमाम का तमाम जो बोर्ड का अमला है वो वहाँ पर मौजूद था। सब उनका इस्तकबाल करने आए थे, इस्तकबाल खैर मकदम करने के लिए वहाँ हाजिर हुए थे। मदारी लाल को देखते ही सबूत लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले। जब सबूत चंद्र वहाँ पे स्टेशन पे उतरे और मदारी लाल उनको नजर आए तो वो जल्दी से दौड़कर उनके साथ जो है उन्होंने जो है वो उनके गले मिले, उनसे मुसाफा किया, मुआनका किया, और उनसे कहा तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओ आज 10 साल के बाद मुलाकात हुई, कहाँ हो आप? ये सबूत जो है वो पूछता है। आगे से मदारी लाल जवाब देता है। मदारी लाल बोले मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ, आप खैरियत से तो हैं? सबूत है जी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस और ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा, तुम दफ्तर में हो ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मेरे लिए ये काम बिल्कुल नया है, कुछ तजर्बा ही नहीं। जहाँ जाता हूँ मेरी खुश नसीबी मेरे साथ जाती है। बसरा में सारे अफसर खुश थे, 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन के दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तो तुम मिले। क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन हैं? जब सबूत ने दूसरे लोगों को देखा, क्लर्कों को देखा, तो उसने मदारी लाल से पूछा कि ये लोग कौन है? मदारी लाल के दिल पर बर्छियाँ सी चल रही थी। जालिम 25,000 रुपये बसरा से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 रुपये ना जमा कर सके। मदारी लाल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि यहाँ तो उम्र बीत गई, काम करते हुए कलम घिसते घिसते मर गए, लेकिन 500 रुपया भी जमा ना कर सके। लेकिन ये बसरा से 25,000 रुपये कमा लाए और इन्होंने उड़ा भी दिए। बोले ये लोग बोर्ड के क्लर्क हैं, सलाम को हाजिर हुए हैं। सबूत ने उन सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोले। सबूत ने उनसे जो है वो मुसाफा किया और फिर उनसे कहा आप लोगों ने नाहक तकलीफ की, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप साहिबान को मुझसे शिकायत का कोई मौका न मिले। मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए। आप सब मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड से नेक नामी हो, नेक नामी अच्छी शोहरत या इज्जत हासिल हो, और मैं भी सुरखरू हूँ, मुझे भी कामयाबी मिले। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने रफ़ीक और लंगोटिया यार हैं। पुराने रफ़ीक, पुराने दोस्त और लंगोटिया यार, बचपन का गहरा दोस्त होना। एक चरब जुबान क्लर्क ने कहा। एक खुश गुफ्तार मीठी बातें करने वाले क्लर्क ने कहा हम सब हुजूर के ताबे हैं, हम सब हुजूर के फरमा बरदार हैं। हत्तुल इम्कान तो जनाब को शिकायत का कोई मौका ना देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जनाब को शिकायत का कोई मौका ना मिले। मगर तकाज़ाए बशरी से अगर कोई साहब हो जाए, इंसान होने के नाते, तकाज़ाए बशरी इंसान होने के नाते अगर हमसे कोई साहब कोई भूल हो जाए तो हुजूर भी अज़राहे सरपरस्ती चश्मपोशी फरमाइएगा। अज़राहे सरपरस्ती करते हुए, मेहरबानी करते हुए नज़रअंदाज कीजिएगा। चश्मपोशी फरमाइएगा, नज़रअंदाज करना या दरगुजर कीजिएगा।
अजीज तलबा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किताब का पेज नंबर 37। सबूत यही मेरा उसूल है। सबूत आगे से कहने लगा मेरा तरीका यही है, हमेशा यही उसूल रहा, जहाँ रहा मुतहदों के साथ दोस्ताना बर्ताव रहा। मुतहद कहते हैं ताबे काम करने वाले लोग। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रुहब कैसा और हुकूमत कैसी। जब मैं भी किसी का मुलाजिम हूँ, आप भी किसी के मुलाजिम हैं, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के मुलाजिम हैं, तो फिर रुहब डालने की बात क्या हुई, या रुहब कैसा, या उन पर हुकूमत करना कैसा हुई। हाँ, हमें नेक नीति और तनदही से अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। नेक नीति अच्छे इरादे से और तनदही दिल लगाकर मेहनत से। जब सबूत से रुखसत होकर अमला वाले दफ्तर चले आए तो आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। जब उन्होंने वहाँ से रुखसत ली, इजाज़त ली, छुट्टी ली और वो दफ्तर आ गए, तो दफ्तर आकर वो आपस में गुफ्तगू करते और कहते हैं आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के बयान से तो मालूम होता था सबको कच्चा ही खा जाएंगे। आपस में जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा जो हेड क्लर्क ने हमें रिपोर्ट दी थी, इतला दी थी, उससे तो मालूम होता था कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन अच्छे भले आदमी मालूम होते हैं। जनाब, ये दिखाने के दांत हैं। जो शायद मदारी लाल जो है वो कहता है कि ये दिखाने के लायक दांत हैं, या किसी और ने जो है वो वहाँ पे अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाई कि हाथी के दांत जैसे हम कहते हैं दिखाने के और, खाने के और दिखाने के और होते हैं। सबूत को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपड़ासी सब उसके बर्ताव से खुश थे। जब उसको आए हुए सबूत को 1 महीना हो गया तो बोर्ड के जो बड़े अफसर जो खिदमत गुजारी के लिए जो है उनके यहाँ मामूर थे। अर्दली का लफ्जी मानिए अजीज तलबा, बड़े अफसर के खिदमत पर मुकर्रर जो होता है उसको अर्दली कहते हैं। तो उनके बर्ताव से, उनके चाल चलन से, उनके रवैये से तमाम लोग जो है वो खुश थे। दिलजोई करने का उसमें ऐसा फितरी मादा था। दिल रखना, दिलजोई करना कुदरती तौर पर ये उनके यहाँ मादा था कि जो उससे एक बार मिलता था हमेशा के लिए गर्विदा हो जाता था। जो एक बार मिलता वो हमेशा के लिए उनका आशिक हो जाता, दिलदादा हो जाता, तारीफ करता रहता। सख्त कालिमा तो उनकी ज़ुबान पर आता ही नहीं, मगर इसकी ये सारी खूबियाँ मदारी लाल की आंखों में खटकती रहती हैं। अच्छी जो खूबियाँ समूद के वजूद में मौजूद हैं, उसकी ज़ात में मौजूद हैं, मदारी लाल को ये सारी खूबियाँ उसकी आंखों में खटकती हैं, उसको अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, नागवार गुजरती हैं उसको। वो इस कांटे को अपने पहलू से निकाल डालने की तरकीबें सोचते रहते थे। वो कहते थे कि इसको कैसे यहाँ से निकाला जाए या इसको ख़त्म किया जाए। अमला को बरअंगीख्ता करना चाहा, अमले को उभारना चाहा, उकसाना चाहा, नाकामी हुई। मिंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने की कोशिश की, नादिम हुए, शर्मिंदा हुए। भड़काने के मानी है तलाबा यहाँ पर गुस्सा दिलाना। समूद के खिलाफ जो है मदारी लाल की कोई भी तदबीर अभी तक कारगर नहीं हो सकी। चाहते थे कि बुश में आग लगाकर, बुश दबे हुए जो आप कह सकते हैं कि मामले को दोबारा से छेड़ने के हवाले से या बुश में आग लगाकर आप दूर से तमाशा देखें। सबूत से इस तरह हंसकर मिलते, चिकनी चुपड़ी बातें करते, गोया के मानी अगरचे चिकनी चुपड़ी खुशामदी बातें करना, मीठी बातें करना। गोया उसके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन घात में रहते थे, मौके की तलाश में रहते थे कि कब मौका मिले और उसे नीचा दिखाऊं। सबूत ज़हीन था, लायक था, मगर मर्दम शनास ना था। सबूत के अंदर खूबियां तो थी, वो ज़हीन भी था, लायक भी था, लेकिन जो एक खामी थी बड़ी वो ये थी कि उसे लोगों की पहचान नहीं थी, वो मर्दम शनास नहीं था। वो मदारी लाल को अब भी अपना रफ़ीक और शफीक समझता था। अब भी मदारी लाल को वो अपना दोस्त और मेहरबान तस्वुर करता था। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। मदारी लाल सेक्रेटरी के कमरे में जाते हैं, सबूत के कमरे में जाते हैं तो कुर्सी खाली थी। वो किसी ज़रूरत से बाहर चले गए थे। उनकी मेज़ पर 5000 के नोट पलंदों में बंधे हुए रखे थे।
नोटों की घड़ियां बनी हुई थीं और मेज के ऊपर नोट पड़े थे। बोर्ड के मदरसे के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उनकी कीमत थी। ठेकेदार आज वसूली के लिए तलब किया गया था। आज सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। ये पैसे जो हैं 5,000 रुपये सेक्रेटरी साहब ने बैंक से मंगवाए थे और कुछ लकड़ी का काम करवाया था बोर्ड के मदरसों के लिए, उसकी कीमत अदा करनी थी और ठेकेदार को भी बुलाया गया था। मदारी लाल ने बरामदा में निकल कर देखा, सबूत का कहीं पता न था। उसने बरामदे में इधर उधर देखा तो सबूत नजर नहीं आया। मदारी लाल की नीयत बरगश्ता हो गई, मदारी लाल की नीयत खराब हो गई, उसका दिल जो है वो फिर गया, नीयत खराब हो गई। हसद में बदनीति भी शामिल हुई। हसद तो पहले ही था, जलन तो पहले ही थी, अब बुरा इरादा भी साथ में शामिल हो गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पलंदे उठाए, वो नोटों की घड़ियां उठा ली, पतलून की दोनों जेबों में भर कर डालकर फौरन कमरे से निकले और चपरासी से पूछा, सेक्रेटरी साहब के कमरे में, सेक्रेटरी साहब कमरे में है या नहीं? चपरासी ने कहा, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, वो बाहर खड़े हुए किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये फाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। जब मदारी लाल अपने दफ्तर में पहुंचा तो वहां एक क्लर्क को उन्होंने एक फाइल दी और कहा कि ये ले जाओ और सेक्रेटरी साहब को ये फाइल जाकर चेक करवाओ। क्लर्क फाइल लेकर चला गया और जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। क्लर्क फाइल तो ले गया और सेक्रेटरी के कमरे में गया और वहाँ उसने देखा सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है, तो वो जो उनके पास फाइल थी वो उसने मेज के ऊपर रख दी। मदारी लाल कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है? मदारी आगे से कहता है, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब फरिश्ते हैं? कब किसी की नीयत बरगश्ता हो जाए, कब किसी की नीयत फिर जाए, नीयत खराब हो जाए, कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। रकमों मतलब के माल, दौलत, पैसे। हम भी इस वक्त सभी शाह नजर आते हैं, लेकिन मौका पाकर शायद ही कोई शाह रहे। यही इंसानी फितरत का तकाजा है। अब तो मदारी लाल कहते हैं कि हम सब शाह नजर आते हैं, पाक साहब नजर आते हैं, लेकिन अगर हमें कभी मौका मिल जाए तो शायद ही हम अपनी पाकी जो है उसको बरकरार रख सकें। आप जाकर उनके कमरे का दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। मदारी लाल उस क्लर्क से कहते हैं कि आप उनके कमरे में जाइए, दफ्तर में जाइए और दफ्तर का जो दरवाज़ा है, कमरे का जो दरवाज़ा है, उसको दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। अजीज़ तलबा, किताब का पेज नंबर 38। क्लर्क चपरासी तो दरवाज़ा पर बैठा हुआ है। क्लर्क आगे से कहता है कि जो चपरासी है वो पहरेदारी के लिए दरवाजे पर मौजूद है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा। मदारी लाल गुस्से से कहने लगा, आपसे मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? ऋषि कहते हैं बुजुर्ग को, हिंदू मजहब के जो इबादत गुजार हैं उनको ऋषि कहते हैं। मुनि कहते हैं साधु या इबादत गुजार को। चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। चपरासी ने जो अपनी जमानत जमा करवाई हुई है, मदारी लाल कहते हैं वो तो सिर्फ 300 रुपये जमा करवाई हुई है, और अगर वो कोई चीज़ यहाँ से चुरा ले तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? यहाँ एक एक कागज़ लाखों का है, उसकी ज़मानत 300 की है और यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। एक एक कागज़ जो है उसकी कीमत लाखों में है। ये कहकर मदारी लाल उठे और दफ्तर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब जरा मौका मिला तो नोटों के पलंदे पतलून की जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज़ों के नीचे छुपा दिए। फिर आकर अपने काम में हम तन महव हो गए। नोटों की जो गड्डियाँ हैं, जो पलंदे हैं, उनको एक अलमारी में रख दिया है मदारी लाल ने, और फिर आकर अपने काम में पूरी तरह हमतन महव होना, पूरी तरह मशगूल हो जाना। सबूत चंद आध घंटा में लौटे तो दरवाज़ा बंद था। जब सबूत चंद वापस आए आधे घंटे के बाद तो दफ्तर का दरवाज़ा बंद था।
दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया है साहिब, क्या मुझे आने की इजाज़त नहीं है? मदारी लाल ने खड़े होकर वाइजाना लहजे में कहा, वाइजाना लहजा मतलब तकरीर के अंदाज में, वाइज के अंदाज में, समझाने वाले के अंदाज में, जनाब गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट ही के लिए क्यों ना हो, दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए, पैसे और सरकारी कागजात बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मदारी लाल कहते हैं कि जब आप कभी बाहर जाएं तो अपने दफ्तर के दरवाजे बंद कर जाएं, बेशक आप 1 मिनट के लिए ही क्यों ना बैठ जाएं, क्योंकि किसी की नीयत कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं है। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो दरवाजे बंद करा दिए। सबूत दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए और एक सिगार पीने लगे, सिगार नोशी करने लगे। सिगरेट नुमा जो है वो एक चीज़ है, वो पीते हैं। मेज़ पर नोट रखे हुए हैं उसकी खबर ही न थी। दफ़ातन अचानक ठेकेदार ने आकर सलाम किया। अचानक जो है ठेकेदार आता है और वो सबूत चंद्र को सलाम करता है। सबूत कुर्सी से उठ बैठे, सबूत जो है वो कुर्सी से उठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखता लाया हूँ। ठेकेदार आगे से कहता है, रसीद मैं लिख कर लाया हूँ। सबूत तो ये रुपया लो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। अपना रुपया पकड़ें, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुतासिर नहीं हूँ। लकड़ी ख़राब इस्तेमाल की है और कोई चीज़ साफ नहीं। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। सबूत ठेकेदार को कहते हैं कि अगर आपने पहले की तरह या इस तरह की तरह काम जो है वो ख़राब किया तो फिर आपका नाम जो है वो ठेकेदारों के रजिस्टर से मैं बहर कर दूंगा। ये कहकर सबूत ने मेज़ पर निगाह डाली तो नोटों का पलंदा ना था। ये बात हुई और सबूत ने नोटों की तरफ देखा जहां उसने नोटों का पलंदा रखा था। नोटों की घड़ियां रखी थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। शायद किसी फाइल के नीचे दब गया होगा, सोचने लगा किसी फाइल के नीचे दब गया होगा। कुर्सी के करीब के कागजात उलट पुलट डाले, जो कुर्सी के करीब कागजात पड़े थे उनको ऊपर नीचे करके देखा, मगर नोटों का पता नहीं। नोट कहाँ गए? हैरत का इजहार करते हुए कहते हैं कि नोट कहाँ जा सकते हैं, अभी यहीं तो मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं। फिर फाइलों को उल्टने पुलटने लगे। दिल में ज़रा ज़रा सी धड़कन होने लगी, दिल धड़कने लगा। सारी मेज़ के कागजात छान डाले, पलंदा का पता नहीं। मेज़ के ऊपर पड़े हुए सारे कागजात उन्होंने देखे, लेकिन जो नोटों की घड़ियां हैं, बंडल हैं, उनका कहीं पर भी पता नहीं है, कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। वो वहां होंगे तो मिलेंगे ना, वो तो मदारी लाल चुरा चुका है। तब वो कुर्सी पर बैठकर उस आध घंटा के वाकयात और हरकत का तबसरा करने लगे, उन पर बात करने लगे। जो पहले आध घंटा वक्त गुजर चुका है उसका तज़किरा करने लगे। चपरासी ने नोटों का पलंदा लाकर मुझे दिया, खूब याद है, भला ये भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज़ पर रख दिया, गिना तक नहीं। इतने में एक वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता हुआ ज़रा इस दरख्त के नीचे चला गया। ये तमाम वाक़यात सबूत चंद जो है वो दोहरा रहे हैं अपने जहन में और उनको याद कर रहे हैं। यहाँ तो पलंदा रखा हुआ था, खूब अच्छी तरह याद है, फिर नोट कहाँ गायब हो गए। मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे, फिर गए तो कहाँ गए? शायद दफ्तर में किसी ने एहतियातन उठाकर रख दिए हों। फिर उन्होंने सोचा कि शायद दफ्तर के किसी आदमी ने एहतियातन उठाकर किसी अलमारी में किसी और जगह रख दी हों ताकि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। यही बात है, मैं नाक इतना घबरा गया। फौरन दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज़ पर से कुछ नोट तो कहीं नहीं रखवा दिए?
मदारी लाल आगे से क्या कहता है? मदारी लाल कहता है, मदारी लाल ने इस्तेजाब से पूछा, मदारी लाल ने हैरत और ताज्जुब से आगे से सवाल किया, पूछा, क्या आपकी मेज पर नोट थे? अब देखिए कितना अनजान बन रहा है, नोट चुरा चुका है और सबूत चंद्र के पूछने पर कितना अनजान बन रहा है। मुझे तो खबर नहीं, अभी मुंशी सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे तो आपको कमरे में ना देखा। मैंने सुना कि आप किसी से बातें करते चले गए हैं तो दरवाजे बंद करवा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे? मदारी लाल जो है वो सारी बात करता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुंशी सोहनलाल को एक फ़ाइल देकर भेजा था, उन्होंने आकर मुझे बताया है कि आप अपने दफ्तर में अपने कमरे में मौजूद नहीं हैं, तो क्या कोई नोट गायब हो गए हैं? पैसे क्या नहीं मिल रहे? अजीज तलबा, किताब का पेज नंबर 39। सबूत, अरे साहेब पूरे 5000 के हैं, अभी अभी चेक बनाया है। सबूत कहता है अरे भाई पूरे 5000 नोट जो है वो मंगवाए हैं, अभी अभी चेक जो है वो क्लियर करवाया है, चेक कैश करवाया, यानी बैंक से रकम निकलवाई है। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा, मदारी लाल ने अफसोस और पछतावे का इजहार करते हुए कहा, पूरे 5000। या भगवान, हिंदू मजहब में खुदा को भगवान कहते हैं, या भगवान गजब हो गया, बड़ा हादसा हो गया, आपने मेज पर देख लिया। सबूत, जनाब 15 मिनट से परेशान हूँ। सबूत आगे से कहता है कि मैं तो पिछले 15 मिनट से परेशान हूँ। मदारी लाल चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। सबूत, आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे हवास दुरुस्त नहीं हैं। सबूत चंद्र कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ नोट तलाश करवाएं, क्योंकि मेरे औसान जो है, मेरे हवास जो है यानी होशो हवास इस वक्त ठीक नहीं हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे में सरगर्मे तलाश हुआ। तमाम का तमाम दफ्तर जो है, तमाम दफ्तर के तमाम लोग जो हैं वो सेक्रेटरी साहब के कमरे में तलाशी लेने लगे। मेज़, अलमारियां, संदूक सब देखे गए, मगर नोटों का पता नहीं। हर चीज़ को उन्होंने जो है वो ढूंढा, हर चीज़ से तलाश किया, लेकिन नोट कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। नोट गायब हो गए। अब इसमें शुबा की गुंजाइश ना थी, सबको यकीन हो गया था कि वहाँ पर नोट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से तलाश कर लिया था। अब वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबूत ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। सबूत परेशान थे क्योंकि इकट्ठे 5000 रुपये गुम हो गए थे। उनकी हैत ही बदल गई, उनकी शक्ल सूरत जो है वो बदल गई, परेशान जो हो गए, जैसे मशक हो गए, जैसे बिगड़ गए, शक्ल जैसे बिगड़ जाती है। मदारी लाल ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, मदारी लाल हमदर्दी का इजहार करते हुए कहने लगे, गजब हो गया, बड़ा हादसा हो गया, आज तक कभी ऐसा सहनिया ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए। मदारी लाल कहते हैं मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज़ भी गायब नहीं हुई, बहुत सस्ती या मामूली चीज़ भी, कम पैसे की 1 पैसे की चीज़ भी कभी यहाँ से गुम नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही दिन मुतनब्बा कर देना चाहा। मुतनब्बे कर देना चाहा मतलब कि पहले ही दिन, वो मदारी लाल कहते हैं मैंने आपको मुतनब्बे कर देना चाहा था, यानी खबरदार कर देना चाहा था कि यहाँ ज़रा होशियार रहिएगा, मगर शुदनी थी, जो होना था, जो मुकद्दर में था, ख्याल ही में ना रहा। ज़रूर बहर से कोई आदमी आया और पलंदा लेकर गायब हो गया। चपरासी की खता यही है कि उसने उस आदमी को कमरे में जाने क्यों दिया। चपरासी की जो गलती है, खता है, वो यही है कि उसने उस आदमी को जो बाहर से आया था, जो नोट उठाकर चला गया है, उसको कमरे में क्यों जाने दिया। वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन इसमें उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। कहते वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ मुंशी सोहनलाल एक फाइल लेकर आपके कमरे में गए थे, मगर दरवाजा से ही झांक कर चले आए। आप वहां मौजूद नहीं थे और मुंशी सोहनलाल जो है वो आपको देखकर दरवाजे से ही वापस आ गए थे। सोहनलाल ने कहा, जी हाँ, मैंने तो अंदर कदम भी नहीं रखा, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो। मदारी लाल, आप नाहक कस्में खाते हैं, आपसे कोई कुछ कहता है, सबूत के कान में बैंक में आपका कुछ रुपया हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिया जाए, वरना सख्त बदनामी होगी। मदारी लाल जो है वो सबूत के कान में आहिस्ता से कहते हैं कि अगर आपका
बैंक के अंदर कोई रुपया पैसा पड़ा हुआ है तो वो निकाल कर ठेकेदार को दे देते हैं, अगर नहीं देंगे तो फिर बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, इसके साथ खफ़त क्यों उठानी पड़े। मदारी लाल कहते हैं कि नुकसान जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब शर्मिंदगी रुसवाई क्यों बर्दाश्त करनी पड़े, जिल्लत का सामना क्यों करना पड़े। आगे से सबूत कहता है, सबूत चंद्र ने दर्दनाक लहजे में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे। भाईजान रुपए होते तो क्या गम था, समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए वैसे 5,000 उड़ गए, मगर मैं तो कलांच हूँ। कलांच लंबी छलांग लगाने के मानी में आता है। उसी रात को सबूत चंद्र ने खुदकुशी कर ली। सबूत चंद्र उसी रात जो है वो मर गए, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इतने रुपए का इंतज़ाम करना उसके लिए मुश्किल था, इतने ज़्यादा रुपयों का इंतज़ाम करना उसके लिए आसान नहीं था। पर्दा मौत के सिवा उन्हें अपनी खफ़त, नदामत, पर्दा मौत के मानिए वफ़ात का वक्त, और अपनी खफ़त, अपनी शर्मिंदगी, नदामत, पशेमानी, बदगुमानी, बुरा गुमान या शक के मानी में, ज़िल्लत रुसवाई के मानी में, नदामत, बदगुमानी, ज़िल्लत को छुपाने के लिए और कोई आड़ न थी और कोई पर्दा मौजूद नहीं था। ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना अब जो है सबूत चंद्र के लिए मुश्किल हो गया था। दूसरे दिन सुबह के वक्त चपड़ासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। चपड़ासी जो है वो मदारी लाल के घर में पहुंचा और उसने मदारी लाल को आवाज़ दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपड़ासी, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। ये लफ्ज़ हुजूर है। अब जो चपड़ासी है उसकी तालीम कम है, तो जैसे वो लफ्ज़ बोलता है अफसाना निगार ने वैसे ही लफ्ज़ों का अफसाने में इस्तेमाल किया है, वैसे ही उसको जो है वो लिख दिया है। कम तालीम याफ्ता होने की वजह से वो लफ्ज़ जो है वो बिगाड़ कर बोलता है या सही तरह से उनकी अदायगी नहीं कर सकता। तो जैसे वो बोल रहा है अफसाना निगार ने उसको भी वैसे ही यहाँ पे तहरीर किया है। हुजूर बड़ा गजब हो गया, यानी हुजूर बड़ा गजब हो गया, बड़ा सानिया हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी को ऐसा मालूम हुआ, यानी मदारी लाल को ऐसे मालूम हुआ गोया उसके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ, पुलिस के आदमी जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना होने वाला है। मदारी लाल पूछते हैं कि लाश अभी पड़ी है, तो आगे से चपड़ासी कहता है जी अभी डॉक्टरी मुआयना होना, यानी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी है। अजीज तलबा, किताब का सफ़र नंबर 40 यानी 40। बहुत से लोग जमा हैं। चपड़ासी बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं। सबसे बड़े अफसर जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। अफसर यहाँ वो लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है जो वो बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे अफसर का लफ्ज़ है। लाश की तरफ देखे नहीं बनता, लाश, ये उन्होंने लाश पर बोला है तो उन्होंने ऐसे लिखा, उसको तरफ नहीं देखा जा सकता, वो कहना चाहता है। बाबूजी कैसा भला मांस आदमी, हीरा आदमी था, कैसा शरीफ, नेक और काम का आदमी था। सब लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है बेहाने के लायक, यानी शादी के काबिल। लड़के अभी, बच्चे छोटे हैं, लड़के छोटे हैं, लेकिन लड़की बड़ी है जो शादी के बेहाने के काबिल है। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़ कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो आंखें रुमाल से ना पूछ रहा हो। हर एक को दुख है, हर एक को सदमा है सबूत चंद्र के मर जाने का। अभी कितने ही दिन आए हुए सब पर से कैसा मेल जोल हो गया था। अभी कितने ही दिन आए हुए पर सब से कैसा मेल जोल हो गया। थोड़े दिन ही हुए थे, उसको भी थोड़ा वक्त ही गुजरा था, लेकिन सब से उनकी मेल मुलाकात जो है वो हो गई थी। रुपए की तो उन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। रुपए से मोहब्बत करने वाले नहीं थे, दरिया दिल आदमी थे। उनका दिल जो है वो चपड़ासी कहता है बहुत बड़ा था। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा, मदारी लाल का सर चकराने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर अपने को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। दरवाजे की चौखट पकड़कर उन्होंने अपने आप को संभाला, अगर ना संभालते तो शायद वो जमीन पर गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी।
कितने लड़के बताए तुमने? मदारी लाल चपड़ासी से पूछता है, तुमने कितने लड़के बताए उनके? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। लड़की सियानी होगी, यानी बड़ी या समझदार या अक्लमंद होगी है, बड़ी होगी है। जी हाँ, ब्याहने लायक है, शादी के काबिल है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज उठी हैं, रोते रोते उसकी आंखें भी सूज गई हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। मदारी लाल जो है वो चपड़ासी से पूछता है, नोट जो है वो गुम हुए हैं, तो नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है, यानी कि सबका ख्याल है कि दफ्तर के ही किसी आदमी ने वो नोट चुराए हैं। दरोगा जी तो सोनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, जो थानेदार है वो तो सोनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, मगर साथ आपकी सलाह ले, शायद 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 के मानी में यहाँ होगा, या साथ में आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब लिख गए हैं कि मेरा शक किसी पर नहीं है, मुझे किसी पर शक नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने लिख दिया है कि मुझे किसी पर शक नहीं है, नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता, बहुत ज़्यादा शोर होता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? मदारी लाल ने उससे चपड़ासी से पूछा कि क्या सेक्रेटरी साहब ने कोई खत लिखा है, खत लिखकर छोड़ गए हैं? तो आगे से चपड़ासी कहता है, हाँ साहेब, मालूम होता है छुरी मारने वक्त उन्हें याद आया, छुरी मारने के वक्त उन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। कलेक्टर साहब के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में मेरा भी जिक्र है। मदारी लाल पूछते हैं, क्या उसमें मेरा भी नाम है? तुम्हें ये क्या मालूम होगा? हुजूर अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। उस चिट्ठी में चपड़ासी कहता है कि मदारी लाल की बहुत ज़्यादा तारीफ लिखी हुई है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू के 2 बड़े कतरे टपक पड़े। मैं और वो एक साथ के पढ़े थे। मदारी लाल अब वो सारी कहानी सुनाता है कि मैं और सबूत जो है वो एक साथ पढ़ते रहे हैं, 8-10 साल तक साथ रहे, साथ रहना, साथ उठते बैठते खाते पीते बस इसी तरह थे जैसे 2 सगे भाई हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है ये तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। आगे से चपड़ासी कहता है कि आप जा रहे हैं तो जाकर देख लीजिएगा आप क्या तारीफ लिखी है। कफन का इंतज़ाम हो गया है? नहीं साहब, कहा ना कि अभी लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा। वो कहता है कि अभी जो लाश है उसका डॉक्टरी जांच पड़ताल होगी, मगर आप जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी आता हो। हमारे दफ्तर के भी सब लोग आए होंगे। जी हाँ, कई आदमी आ गए थे, वही जो इस मोहल्ला में रहते हैं या जो उस मोहल्ला में रहते हैं। मदारी लाल पूछता है कि दफ्तर के सारे आदमी आ गए? तो चपड़ासी आगे से कहता है कि जी हाँ, सब लोग आ गए हैं जो उस मोहल्ले में रहते हैं। अजीज तलाबा, किताब का सफ़ा नंबर 41 यानी 41। उनसे पुलिस वालों ने मेरी बाबत तो सवाल जवाब नहीं किया जो मोहल्लादार आए हैं। मदारी लाल कहते हैं कि पुलिस वालों ने मेरे हवाले से तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सबूत चंदर के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ला के मुअज़्ज़िज़ीन जमा थे। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि वो सब के सब उनकी तरफ बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं, यानी शक की नज़र से या बुरा गुमान रखते हुए उसकी तरफ देख रहे हैं। ये मदारी लाल जो है वो महसूस कर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें फ़ौरन बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें। जो पुलिस का इंस्पेक्टर है उसने मदारी लाल से कहा कि लोग अपना अपना बयान लिखवा चुके हैं, आप भी अपना बयान जो है वो लिखवाएं। और सबके बयान लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने इतनी होशियारी से यानी चालाकी से अपना बयान दिया कि इंस्पेक्टर पुलिस भी उनकी कानूनी नुक्तादानी का मुतरिफ हो गया। कानून की बारीक बातें जानने का वो भी इकरार या एतराफ़ करने लगा। सारे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ पड़े। जितना भी उन्होंने बयान लिखवाया एक लफ्ज़ से भी ज़ाहिर नहीं होता था या एक लफ्ज़ भी उनके खिलाफ नहीं जाता था।
यकायक मरहूम के दोनों बच्चे, यकायक अचानक के मानी में है, दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं। दोनों मदारी लाल से मानूस थे, दोनों बच्चे जो है वो मदारी लाल के आशना थे, जानने वाले थे या मदारी लाल के आदी थे। मदारी को सबूत चंद्र की बीवी से कभी बातचीत करने का इत्तिफाक ना हुआ था। मदारी लाल ने कभी भी सबूत चंद्र की बीवी से कोई बातचीत नहीं की थी। बातचीत यानी गुफ्तगू, इत्तेफाक नहीं हुआ था, मौका नहीं मिला था या महंगी नहीं थी। ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क गया, वो घबरा गए, कहीं उसका मुझ पर शुबा ना हो। वो घबरा गए कि कहीं उसे ही मुझ पर शक ना हो, कहीं सबूत ने मेरी निस्बत शक तो जाहिर नहीं किया या सबूत ने उन्हें मेरी तरफ से कोई शक की बात ना बताई हो। कुछ झिझके, जरा हिचकिचाए, कुछ डरे, खौफजदा हुए, अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नाला है दिल खराश, दिल चीर देने वाली फरियाद या सदा सुनाई दी। उन्हें देखते ही बेकस बेवा के नाला ए दर्द का कोई दूसरा सोता खुल गया। दर्द भरी फरियाद, नाला ए दर्द भरी फरियाद, दूसरा सोता खुल गया, मतलब हकीकत मालूम होना। लड़की ने आकर उन्हें प्रणाम किया। लड़की आई और उसने जो है वो मदारी लाल को सलाम किया और उनके लिए एक कुर्सी रख कर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को इन तीनों की नज़रों में ऐसी बेकसियाना इल्तिजा भरी मालूम हुई, बेबस दरख्वास्त के मानी में बेकसियाना इल्तिजा, बेबस दरख्वास्त, कि वो उनके सामने देख ना सके, यानी वो उनके से नज़रें ना मिला सके। उनका नफ्स उन्हें नफरीन करने लगा, उनका जो ज़मीर है वो उन्हें बद्दुआ देने लगा, उन पर नफ़रत करने लगा। मदारी लाल जो है वो अपने आप से जो है और वो नफ़रत करने लगे। जिन गरीबों को उन पर इतना एतमाद, इतना यकीन, इतना भरोसा, इतना आसरा, इतनी अकीदत के मानिए एहतराम भरी मोहब्बत, इतनी यंगांगत है, इतना गहरा ताल्लुक़ है, उनकी गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी, यानी कि उनकी ही गर्दन पर उन्होंने छुरी चला दी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा ख़ानदान खाक में मिल गया। हंसता बसता पूरा ख़ानदान, हंसता बसता ख़ानदान जो है उन्हीं की वजह से तबाह बर्बाद हो गया, खाक में मिल गया, बर्बादी उनका मुकद्दर बनी। इन गरीबों का अब क्या आशर होगा, अब इन गरीबों की क्या हालत होगी। लड़की की शादी करनी है, कौन करेगा? बच्चों की तालीम और तरबियत का भार कौन उठाएगा? कौन बोझ उठाएगा? बच्चों की तालीम का बोझ कौन उठाएगा? मदारी लाल खुद अपनी नज़रों में इतने जलील हुए, अपनी ही नज़रों में वो गिर गए। उनके दिल ने खुद इतना धुतकारा कि उनकी ज़ुबान से तशफ़ी का एक लफ्ज़ ना निकला, कि उनको अपने ज़मीर ने इस कदर झिड़का, इस कदर धुतकारा, इस कदर जो है वो उनसे नफ़रत की कि इत्मीनान का, सुकून का, तसल्ली का एक लफ्ज़ भी उस मौके पर उनकी ज़ुबान से ना निकला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया के मानिए अगरचे के चेहरे पर कोई स्या काला बदनुमा दाग लगा हुआ हो, बदसूरत कोई धब्बा लगा, गोया अगरचे उनका कद कुछ छोटा हो गया। वो सबूत चंद्र को सिर्फ परेशान करना चाहते थे, उनका ये अंजाम होगा शायद इसका उन्हें गुमान भी नहीं था, इसका उन्हें ख्याल या शक भी नहीं था। वो तो उन्होंने जो है वो पैसे चुराए और पैसे चुराने का उनका मकसद जो है वो सिर्फ सबूत चंद को परेशान करना था। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये मामला इस हद तक आगे चला जाएगा या ये मामला इस कदर जो है वो सूरत इख्तियार कर लेगा। मजरू बेवा ने सिसकते हुए कहा, मजरू जख्मी या घायल रोते हुए, भैया जी हम लोगों को वो मझधार में छोड़ गए, मुश्किल घड़ी में छोड़ गए, मुश्किल हालत में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अगर मुझे मालूम होता कि दिल में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके कदमों में रख देती। अगर मुझे मालूम हो जाता कि वो इस कदर आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे पास जो कुछ था मैं उनके कदमों पर निछावर कर देती, उनके कदमों पर बार देती। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, आप ही के ज़रिए वो कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें इतना भरोसा था कि बयान नहीं कर सकती, यानी कि आपके ऊपर उन्हें इस कदर एतमाद था, यकीन था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मदारी लाल को ऐसे मालूम हुआ कि कोई उनके दिल पर निश्तर जला रहा है, निश्तर गहरी चोट लगना, उनके हल्क में कोई वजनी चीज़ फंसी हुई मालूम होती थी, उनसे बात ही नहीं होती थी। बेवा ने फिर कहा, रात सोए तो खूब हंस रहे थे, मामूल के मुताबिक दूध पिया, बच्चों को प्यार किया,
थोड़ी देर तक हारमोनियम बजाया। हारमोनियम एक तरह का साज है, धुन है। कोई ऐसी बात ना थी जिससे किसी किस्म का शुबा, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी किस्म का शक या शुबा जो है वो हो सके। मुझे मुतफक्किर देखकर, मुझे हैरान परेशान या फिक्रमंद देखकर बोले, तुम नाहक घबराती हो, मदारी लाल से पुरानी मुलाकात है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। वो कहते हैं कि आप घबराए नहीं, मेरी मदारी लाल से बड़ी पुरानी वाकफियत है, मुलाकात है, वो भी तो किसी दिन काम आनी है। मेरे साथ के खेले हुए हैं, मेरे साथ वो खेलते रहे, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। इस शहर में उनकी खासी इज्जत है और शहर वाले लोग भी मदारी लाल की खास इज्जत करते हैं। रुपयों का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब उनका इरादा पलटा, उनका फैसला तब्दील हो गया। मैं नसीबों जली बदकिस्मत के मानी में है, ऐसी सोई के रात को सुनती तक नहीं, कानों कान खबर तक ना हुई मुझे। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। अजीज तलबा, बुक का पेज नंबर 42। मदारी लाल को सारा मकान तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, अपने जज्बात पर बहुत काबू पाया, पर जोशे अश्क न रोक सके। उनके जो आंसू हैं वो जारी हो गए, वो अपने आंसुओं को रोक ना सके। बेवा ने आंखें पूछकर फिर कहा, बाबूजी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। समूद की बीवी ने अपनी आंखें साफ की, अपने आंसू साफ किए और मदारी लाल से कहा कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप उस बदमाश का पता ज़रूर लगाइएगा जिसने ये पैसे चुराए हैं या हमें इस मकाम तक, इस हाल तक पहुँचाया है। आप उसको ज़रूर तलाश कीजिएगा। जिसने हमारा सत्यानाश किया, उसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। दफ्तर ही के किसी आदमी की हरकत है। वो कहती दफ्तर में ही कोई आदमी होगा जिसने ये काम किया है। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। सबूत की बात कर रही हैं कि वो सीधे साधे आदमी थे। मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर शुबा नहीं है, मुझे किसी पर भी कोई शक नहीं है। आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करती हूँ, यही दरख्वास्त करती हूँ कि उस बदमाश को बच कर जाने ना दीजिएगा। उस बदमाश यानी बद किरदार शख्स को, बुरे शख्स को जो है वो उसको बचना नहीं चाहिए, उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले शायद रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका ये हौसला ना होगा। अब हमारे सर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की दुर्गत होनी ही लिखी थी, यानी दुर्गत मतलब बुरी हालत होनी ही जो है वो लिखी थी। मदारी लाल के सर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश का मुआयना खत्म हुआ। शाम से ज़रा पहले जो है तीसरे पहर, दिन का तीसरा जो पहर है, उसमें जो लाश है, मैयत जो है, उसकी जांच पड़ताल जो है वो ख़त्म हुई। जनाजा नदी की तरफ चला, जनाजा लेकर वो नदी की तरफ गए। सारा दफ्तर, सारे हुकाम और हज़ारों आदमी साथ थे। चिता के मरासिम लड़कों के हाथों अदा होने चाहिए थे। जो चिता को आग लगानी थी, चिता को जलाना था, वो रस्में लड़कों ने अदा करनी थी, मगर लड़के नाबालिग थे, अभी छोटे थे, जवान नहीं थे। बेवा चलने को तैयार ही हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बेवा जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन मदारी लाल उनके पास गए और कहा, बहू जी, ये फ़र्ज़ मुझे अदा करने दो। ये फ़र्ज़ जो है वो अब मैं अदा करूँगा। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, यानी अगर तुम आखिरी रसूमात पर बैठ जाओगी तो फिर बच्चों को कौन संभाल सकेगा। सबूत मेरे भाई थे। ज़िंदगी में मैं उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब ज़िंदगी के बाद मुझे अपना दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा कर लेने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। मदारी लाल कहते हैं समूद की बीवी को कि आप घर में ही रहें, मैं जो है वो उनकी चिता की आखिरी रसूमात जो है वो अदा करूंगा और अपना दोस्ती वाला और भाइयों वाला फ़र्ज अदा कर दूंगा। बेवा ने रो कर कहा, इसकी बीवी रोते हुए बोली, आपको भगवान ने बड़ा वफादार दिल दिया है, वफादारी करने वाला, मोहब्बत से भरा हुआ दिल। भगवान यहाँ खुदा के मानी में है हिंदू मज़हब में। बाबूजी नहीं तो मरने पर कौन पूछता है। दफ्तर के आदमी जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठों ना आए कि दरा दिल को ढारिस होती। वो कहती है कि आप तो हमारे साथ बड़ी वफा कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर के वो आदमी जो सारी सारी रात यहाँ खिदमत गुजारी के लिए खड़े रहते थे, उनमें से कोई भी यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ। अगर कोई आते तो दिल को ज़रा तसल्ली होती। मदारी लाल ने वह क्रिया की,
आखिरी रसूमात जो है वो मदारी लाल ने अदा की। 13 दिन तक संस्कार करते रहे, आखिरी रसूमात अदा करते रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। हिंदुओं की जो मखसूस रस्म है उसके हवाले उसकी तरफ इशारा है। 13वें दिन जो है पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, यानी खाना खिलाने के मानी में है। फ़कीरों को गला तकसीम किया गया। करीबी अहबाब दोस्त जिन रफ़ाका की दावत हुई और सभी अखराजात मदारी लाल ने अदा किए। जितना भी खर्चा हुआ था वो सारे का सारा खर्चा जो है वो मदारी लाल ने बर्दाश्त किया। बेवा ने हरचंद इसरार किया। सबूत की बीवी ने बार बार इसरार किया, जोर दिया कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको और ज़्यादा ज़ेर बार नहीं करना चाहती, मैं आप पर और किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती। दोस्ती का किससे ज़्यादा और क्या अदा होगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में लोग उनकी तारीफ करने लगे। दोस्त हो तो ऐसा हो। मदारी लाल जो है वो अपनी अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे और शहर वाले भी मदारी लाल की तारीफ कर रहे थे कि दोस्त हो तो ऐसा हो, जो हर तरह से जो उनके मरने के बाद भी हर तरह से जो है उनका ख्याल जो है वो रख रहा है। 16वें दिन बेवा ने मदारी लाल से कहा, जब उस मौत को 16वां दिन हो गया तो उसकी बीवी ने, समूद की बीवी ने, बेवा ने मदारी लाल से कहा, भैया आपने हमारे साथ जो सलूक और एहसान किए उनसे हम मरते दम तक सबक दोष नहीं हो सकते। हम उस ओहदे से कभी भी जो है वो उस फर्ज से फारिग नहीं हो सकते। आपने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता, अगर आपने हमारी मदद ना की होती तो नहीं मालूम हमारी क्या दुर्गत होती, हमारा क्या हाल होता या हमारी हालत क्या हो जाती। इसी तरह कभी कभी याद कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए कि घर जाएं, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी ना किसी तरह ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। अब वो वहाँ से छोड़कर जो है अपने आबाई गांव जाना चाह रही है। वहाँ उनकी कुछ ज़मीन वगैरह है, कुछ पुराना सा मकान भी। वो कहती मैं वहाँ जाऊँगी और अपनी रहायश वहाँ इख्तियार कर लूँगी, तो हमारी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो वहाँ चल जाएगा। मदारी लाल कहते हैं, घर पर कितनी जायदाद है, अगर वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे आपकी जायदाद कितनी है। बेवा, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे काश्तकारी है, कुछ ज़मीन है। ये बीघे ज़मीन की पैमाइश की एक इकाई है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े। हमने कोशिश की थी कि वहाँ पर पक्का मकान जो है वो अच्छा मकान बना लें, लेकिन रुपए कम पड़ गए। अभी अधूरा पड़ा हुआ है, अभी ना मुकम्मल है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। 10-12 हज़ार रुपए खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत भी नहीं आई। उस मकान पर जो देहात में उनका मकान है उस पर वो कहती कि हमने 10-12 हज़ार रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी नामुकम्मल है, अभी उसकी छत जो है वो पड़ने वाली है। अजीज तलबा, किताब का पेज नंबर 43 हम पढ़ने जा रहे हैं। मदारी, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है। तो उसकी बीवी सबूत की कहती है, बेवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपया रहने ही ना पाता था, बस वही खेती बाड़ी है। वो कहती है कि उनके हाथ पर रुपया नहीं टिकता था, वो जो आता था वो खर्च कर देते थे। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास वही खेती बाड़ी है। मदारी, तो इन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की बसर औकात भी हो जाए। क्या वो खेत इतनी पैदावार करेंगे कि आप टैक्स भी अदा कर लेंगी और ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ से जो है वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, अनाज या ग़िज़ा वगैरह। बेवा, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी। बीवी आगे से कहती है, उसकी बेवा कहती है कि और हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह ज़िंदगी तो काटना ही है, ज़िंदगी के दिन पूरे करने। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती, अगर वो कहती मेरे बच्चे ना होते तो मैं फिर जहर खाकर मर जाती, लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं, वहाँ गुजारा हो या ना हो, वहाँ से जो पैदावार इतनी हो या ना हो। मदारी, और अभी लड़की की शादी भी करनी है। बेवा, लड़की की शादी की अब कोई फिक्र नहीं है, काश्तकारों में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए शादी कर लेंगे। इनके वो कहती है अब इसकी परेशानी नहीं है। काश्तकारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लिए दिए बगैर, जहेज़ वगैरह लिए दिए बगैर जो है वो शादी कर लेते हैं। मदारी ने ज़रा देर खामोश रहकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूँ तो उसे मानेंगी आप। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने जो है वो कहा, अगर मैं आपको कोई मशवरा दूँ तो आप वो मेरा मशवरा मान लेगी। बेवा, भैया जी आपकी सलाह ना मानेंगे तो किसकी सलाह मानेंगे, दूसरा और है ही कौन। वो कहती आपका मशवरा नहीं मानेंगे तो फिर किसका मशवरा मानेंगे, आपके सिवा हमारा दुनिया में और कौन रह गया। मदारी, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। मेरे
बाल बच्चे खाएंगे रहेंगे, वैसे ही आपके बाल बच्चे भी रहेंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ ना होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, आप चाहेंगी तो उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा आपको दे दूंगा, वरना एक साथ रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो लड़की की शादी भी किसी शरीफ खानदान में हो जाएगी। वो कहते हैं खुदा ने चाहा तो लड़की की शादी भी कहीं ना कहीं किसी अच्छे ख़ानदान में हो जाएगी। मेरा बड़ा मकान है, अगर आप चाहेंगी तो उसके 2 हिस्से कर देंगे, एक हिस्सा आपको दे देंगे, एक हिस्सा हम रख लेंगे, और अगर आप साथ रहना चाहें तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। बेवा ने आंखों में एहसान और तशक्कुर के आंसू भरते हुए कहा, मगर बाबूजी सोचिए। तशक्कुर यानी शुक्रिया के आंसू भरते हुए कहा कि बाबूजी सोचिए। मदारी ने बात काट कर कहा, मैं ना कुछ सोचूंगा। मैंने वो कहता कि कुछ नहीं सोचना, और ना कोई उज़्र मानूंगा, और ना ही कोई आपका बहाना कबूल करूंगा। आपको मेरी ये दरख्वास्त कबूल करनी पड़ेगी। मैं आज 10 दिन से इस मसाला पर गौर कर रहा हूँ, इस मसले के बारे में सोच रहा हूँ, और इस तजवीज़ के सिवा मुझे और कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आई। इस तजवीज़ के सिवा मेरे सामने और कोई सूरत नहीं निकल पाई। 2 भाइयों के ख़ानदान क्या एक साथ नहीं रहते? सबूत को मैं अपना भाई समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। वो कहता है समूद मेरे भाई की तरह था, मैं उसे अपना भाई समझता हूँ और हमेशा ही उसे अपना भाई समझूंगा। बेवा का कोई उज़्र न सुना गया, उसका कोई बहाना भी काबिल कबूल ना हुआ। उस दिन मदारी लाल सारे ख़ानदान को अपने घर ले गए और आज 10 साल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। वो जो है वो समूद की बीवी को अपने घर ले गए और 10 साल गुजर गए हैं कि वो उनके बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। लड़की की शादी अगर एक बहुत मुमताज़ ख़ानदान में हो गई, एक अच्छे ख़ानदान में लड़की की शादी भी होगी। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और उनकी माँ मदारी लाल के घर की मालकिन है, उनके घर की जो है मालकिन बन के बैठी है। मदारी लाल और उनकी बीवी दिलो जान से उसकी खिदमत करते हैं। मदारी लाल और उसकी जो अहलिया है, बीवी है, वो दिल से उसकी खिदमत करते हैं और उसकी मर्ज़ी को मुकद्दम समझते हैं, उसकी राय को अहमियत देते हैं या उसकी राय को अहम तस्वुर करते हैं, आम समझते हैं। मदारी लाल ने अपने गुनाह को खिदमत के पर्दे में छुपा लिया। अजीज तलबा, ये सबक जो है प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमूआ है प्रेम चालीसी, उससे लिया गया है। ये भी आपने याद रखना है, इससे भी MCQ जो है वो बन सकता है। अजीज तलबा, अगर हम सबक के इख्तितामिया की तरफ जाएं तो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफ़ारा एक सबक आमोज़ और इस्लाही अफसाना है। इसमें बताया गया है कि इंसान से गलती हो जाए तो उसे अपनी गलती का एहसास करते हुए उसका अदाला करना चाहिए। सच्चाई, दयानतदारी, नदामत और इंसान दोस्ती ही इंसान की असल खूबी है। इस अफसाने के ज़रिए मुसन्निफ ने यह पैगाम दिया है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि नेकी, इखलास और अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने से इंसान इज़्ज़त और सुकून हासिल कर सकता है। यही इस अफसाने का बुनियादी मकसद और अखलाकी सबक है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, असतिज़ा का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप कामयाब नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।